16 जुलाई 1945 ये वो दिन था जब इंसानियत को तबाह करने वाले हथियार एटॉमिक बॉम्ब को पहली बार टेस्ट किया जा रहा था। ह्यूमन हिस्ट्री में पहली बार एक ऐसा वेपन मैदान में उतर चुका था जो दुनिया को हमेशा हमेशा के लिए बदलने वाला था। इस एटॉमिक बॉम्ब को बनाने वाले फिजिक को इतिहास में हमेशा फादर ऑफ एटॉमिक बॉम्ब के तौर पे याद रखा जाएगा। 1904 में पैदा हुए और सिर्फ 18 साल की एज में केमिस्ट बनने का ख्वाब इनको हार्वर्ड ले गया। एडमिशन मिलते ही ये बीमारी की वजह से पूरा 1 साल क्लासेस ज्वाइन ना कर सके, लेकिन फिर भी 4 साल की डिग्री इन्होंने सिर्फ 3 सालों में ही कंप्लीट कर ली। केमिस्ट बनने के साथ साथ इनका फिजिक्स में भी काफी इंटरेस्ट था। हार्वर्ड से फारिग होने के बाद थ्योरेटिकल फिजिक्स पर रिसर्च के लिए जर्मनी की गॉटिंगन यूनिवर्सिटी में चले गए और सिर्फ 23 साल की एज में ये पीएचडी कंप्लीट कर चुके थे। उनकी नेचर थी कि वो किसी से ज्यादा घुलते मिलते नहीं थे, बस अपनी रिसर्च पे ही इनकी ज्यादा अटेंशन हुआ करती थी। वो वापस यूएस आए और दोबारा अपनी रिसर्च में लग गए। यहाँ तक इनका एटॉमिक बॉम्ब से दूर दूर तक कोई वास्ता नहीं था, लेकिन फिर यूरोप में हिटलर का राज शुरू हुआ और उसने चंद जर्मन साइंटिस्ट को दुनिया का सबसे पावरफुल वेपन बनाने का टास्क दिया। अब यहाँ एंट्री होती है एल्बर्ट आइंस्टाइन की। जी हाँ, आइंस्टाइन ने हिटलर का ये खतरा भांप लिया और अमेरिकन प्रेसिडेंट रोजवेल्ट को एक लेटर लिखकर कहा कि हमें भी इस तरह का वेपन तैयार करना चाहिए, वरना कल को हिटलर हम पर हावी हो सकता है। आइंस्टाइन का लेटर पढ़कर अमेरिकन प्रेसिडेंट ने फौरन एक्शन लिया और यूएस मिलिट्री को ऑर्डर दिया कि एटॉमिक बॉम्ब पर रिसर्च प्रोजेक्ट शुरू कर दिया जाए। इस मशहूर जमाना प्रोजेक्ट को आज दुनिया मैनहट्टन प्रोजेक्ट के नाम से जानती है। ऐसा माना जाता है कि एटॉमिक बॉम्ब शायद कभी बन ही नहीं पाता अगर एल्बर्ट आइंस्टाइन अमेरिकन प्रेसिडेंट को ये लेटर ना लिखते। खैर, अब होना तो ये चाहिए था कि मैनहट्टन प्रोजेक्ट के लिए यूएस आर्मी आइंस्टाइन को ही चुनती, क्योंकि उन्होंने ही अमेरिकन प्रेसिडेंट को ये लेटर लिखा था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। एल्बर्ट आइंस्टाइन का बैकग्राउंड जर्मनी से था और यूएस आर्मी को ये शक था कि शायद आइंस्टाइन उनके साथ कोई चाल चल रहा है। इसी वजह से प्रोजेक्ट मैनहट्टन की सरबराही ओपेनहाइमर के सुपुर्द कर दी गई। ओपेनहाइमर आइंस्टाइन के व्यूज से काफी इत्तेफाक करते थे और वो भी ये चाहते थे कि अमेरिका को एटॉमिक बॉम्ब बना लेना चाहिए। सबको एक जाली नाम दिया गया था और प्रोजेक्ट साइट का ये रूल था कि अगर किसी का असली नाम लीक हुआ तो उसको सजा दी जाएगी। यहाँ लेटर्स आते 3 लिखा होता था। ये सब सिर्फ इस वजह से किया जा रहा था ताकि एटॉमिक बॉम्ब से जुड़ी कोई भी छोटी सी इंफॉर्मेशन लीक ना हो सके। ओपेनहाइमर प्रोजेक्ट मैनहट्टन से पहले ही न्यूक्लियर फिजन पर रिसर्च कर चुके थे। ये एक ऐसा रिएक्शन होता है जिसमें एटम्स को स्प्लिट करके हद से ज्यादा एनर्जी पैदा की जा सकती है। कुदरत में पाया जाने वाला सबसे भारी एलिमेंट यूरेनियम होता है। यूरेनियम के एक एटम में 92 प्रोटॉन्स और 146 न्यूट्रॉन्स होते हैं, जिनको आनों ने कई एक्सपेरिमेंट्स और रिसर्च के बाद ये नतीजा निकाला कि अगर यूरेनियम 238 को एक खास प्रोसेस से गुजारा जाए तो इसमें से यूरेनियम 235 निकलता है और ये इंतहाई अनस्टेबल एलिमेंट है। यानी अगर एक न्यूट्रॉन को इस नए यूरेनियम 235 के साथ कोलाइड करवाया जाए तो यूरेनियम स्प्लिट हो जाता है और नाकाबिले यकीन मिकदार में एनर्जी। बात से अंदाजा लगा लें कि 1 kg एटॉमिक बॉम्ब 3500 kg TNT बॉम्ब के बराबर है। यानी लिटिल बॉय बॉम्ब जिसने पूरे नागासाकी की धज्जियां बिखेर दी थी, इतनी ही तबाही TNT बॉम्ब से करनी पड़ती तो अमेरिका को हैरत अंगेज तौर पे 1.5 करोड़ kg वजनी TNT बॉम्ब गिराना पड़ता। ये इतना ज्यादा वजन है कि आज के दौर में भी कोई जहाज इसको नहीं उठा पाएगा। एटॉमिक बॉम्ब में यूरेनियम को इस्तेमाल करने का सबसे बड़ा नुकसान ये था कि यूरेनियम एक नेचुरल 1949 में अमेरिका के सबसे बड़े दुश्मन सोवियत यूनियन ने अचानक एटॉमिक बॉम्ब्स के धमाके दुनिया को सुना दिए। टेक्नोलॉजी लीक हो चुकी थी, लेकिन हुई कहां से इसका अंदाजा अमेरिका को नहीं था। सबका